हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम 2024 में जो एनडीए 2 कंडक्ट हुआ था उसके सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों सोल्व करेंगे। टोटल 120 क्वेश्चन आपको पता है एनडीए के पेपर में आते हैं। हम सारे के सारे एनडीए के मैं 120 के 20 क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाऊंगा बिल्कुल आसान मेथड से। देखो, जो एनडीए में क्या होता है ना, बच्चे टारगेट बनाते हैं कट ऑफ को लेके, है ना, कट ऑफ को टारगेट बनाते हैं कि 25 से 30 क्वेश्चन हमारे ठीक हो जाए। बट मैं कहता हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, जो शीट में आपको सोल्व करने के लिए देता हूँ, जो टेस्ट सीरीज में आपको देता हूँ, अगर वो सारी फॉलो करोगे ना तो आप इस कट ऑफ को भूल ही जाओगे। आप टारगेट बनाओगे 80 प्लस क्वेश्चंस को ठीक करने का, है ना। तो कट ऑफ के बारे में मत सोचो कि 25 30 35 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, कट ऑफ क्लियर हो जाए। नहीं, अपने को टारगेट बनाना है रैंक लेके आने की, है ना। रैंक का टारगेट बच्चों बनाओगे ना तो कट ऑफ तो आपको कुछ भी नहीं लगेगी। और मैथ्स एनडीए का मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल कब होगा जब आप तरीके से नहीं पढ़ोगे। आप सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन सोल्व करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लिए, कोई बुक उठा ली, किसी टीचर के लेक्चर सुन लिए, वैसे ही, है ना। एक प्रॉपर तरीके से अगर बच्चों आप पढ़ाई नहीं करोगे, बिल्कुल एक एक चीज बेसिक तरीके से नहीं पढ़ोगे, तो फिर एनडीए का पेपर आपको क्या लगेगा, मुश्किल लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनडीए के पेपर में। और आज इस पेपर से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से एनडीए के पेपर को आसानी से सोल्व किया जा सकता है। मैंने टेलीग्राम चैनल बच्चों आपके लिए बना दिया गया है, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप सर्च कर लेना, ठीक है। इसमें सारे के सारे पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे बच्चों हर एक चैप्टर के, प्रैक्टिस सीट मैंने दो दो तरह की सीट डाली हुई है, लेवल 1 और लेवल 2 के हिसाब से, है ना, लेवल 1 प्लस लेवल 2। और फिर टेस्ट सीरीज, सारी की सारी बच्चों टेस्ट सीरीज एनडीए के हिसाब से। एनडीए को फोकस करके ही सिर्फ मैं ये काम कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एनडीए के बच्चों के लिए, है ना। बाकी जो बेसिक लेक्चर होंगे वो तो सारे बच्चों के काम आए आएंगे जो जो भी मैथ्स की तैयारी करते हैं। बट ये जो चैनल है इसके अंदर आपको जो भी मटेरियल मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए से रिलेटेड मिलेगा। अब देखो, हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 2024 में जो पेपर हुआ था आपका एनडीए 2, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सारे के सारे। इसमें क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स एक मैट्रिक्स है, देखो लिखते जाओ। एक्स कितने कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 बाय 3 की, है ना। लास्ट में पूछ रखा है आपसे, देखो एक्स 3 बाय 3 की है, फिर वाई है, फिर जेड है। इसका ऑर्डर 3 बाय 3 है और इसका ऑर्डर बच्चों 2 बाय 3 है और जेड का कितना है, 3 बाय 2। कौन सी मैट्रिक्स डिफाइन होगी और उसका क्या ऑर्डर होगा। पहला ऑप्शन देखो, जेड वाई एक्स, है ना, 3 स्टेटमेंट है, जेड वाई एक्स। तो ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते मैट्रिक्स में, मल्टीप्लीकेशन में, आपको पता है ना। जेड का ऑर्डर क्या है बच्चों, 3 क्रॉस 2, वाई का कितना है 2 क्रॉस 3 और एक्स का कितना है 3 क्रॉस 3। एक बात बताओ, पहले जेड और वाई की मल्टीप्लाई करोगे डिफाइन होगी ना, क्योंकि ये बीच वाले नंबर क्या होने चाहिए, सेम, और सेम है। तो जेड इंटू वाई करोगे तो इसका ऑर्डर क्या आएगा बताओ, 3 इंटू 3, 3 बाय 3। और इसका ऑर्डर भी 3 बाय 3 है, तो पूरी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3 बाय 3 आ जाएगा। मतलब ये डिफाइन है। और एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर क्या होगा, 3, मतलब ये करेक्ट है, ठीक है। वाई एक्स जेड देख लो बच्चों, वाई एक्स जेड। वाई वाई का ऑर्डर क्या है, देखो 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर कितना है बच्चों, 3 क्रॉस 2। बताओ, इसमें ये दोनों सेम है तो इन दोनों का ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर फिर 3 क्रॉस 2। ये बीच वाला नंबर सेम है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 2 है, ये भी ठीक है। एक्स वाई जेड इज नॉट डिफाइन, कर लो, एक्स वाई जेड कितना है बच्चों, 3 क्रॉस 3, वाई का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर ये। अब देखो इसका ऑर्डर तो कितना होगा बताओ आप मेरे को, इसका अच्छा ये यहीं से देख लो, ये डिफाइन है ही नहीं बच्चों। चलो इसने पहले वाई जेड कर रखा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 3 क्रॉस 3 और ये 2 क्रॉस 2 होगी, है ना। अब इस 3 क्रॉस 3 की मल्टीप्लाई 2 क्रॉस 2 से तो पॉसिबल है ही नहीं ना, तो इसका मतलब ये डिफाइन नहीं होगी। और एग्जाम में भी ये लिखा था कि नॉट डिफाइन, मतलब ये भी क्या है, सही। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है बच्चों, करेक्ट है। क्या पूछा हुआ है, सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द गिवन कोड बिलो, करेक्ट पूछ रखी है, ध्यान रखना। गिवन में क्या पूछा है आपसे, करेक्ट या इनकरेक्ट, तो करेक्ट पूछिए, सारी की सारी बच्चों क्या है, करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका। अब ये देखो, इस क्वेश्चन में बच्चों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, इसमें भी काफी बच्चे गलती करके आए। क्या लिखा हुआ है कि रूट 15 और रूट 12 के बीच में इनफाइनेट सेट है किसका, इरेशनल नंबर का। आपको बच्चों पता है दुनिया के कोई भी दो रियल नंबर हो, है ना, उनके बीच में कितने रैशनल और कितने इरेशनल होते हैं, इनफाइनेट, है ना। कितने भी इरेशनल ढूंढ लो, कितने भी रैशनल ढूंढ लो, तो ये स्टेटमेंट तो क्या है बच्चों, ट्रू है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में गलती करती बच्चों ने, कहता है 1000 से छोटे जो इंटीजर्स होते हैं, ओड, उसका सेट एक फाइनेट सेट है बच्चों। 1000 से छोटे देखो, ओड इंटीजर 999, 997, 995, और एक बच्चे ने कहा कि सर सबसे छोटा तो कौन होगा, 1 होगा, तो ये तो फाइनेट सेट है बच्चों। नहीं, माइनस नेगेटिव वाले नंबर भी तो ओड होते हैं ना। आपको ये किसने कह दिया कि ये सारे के सारे नंबर पॉजिटिव ही होते हैं, ठीक है। इवन और ओड बच्चों, जो नेगेटिव नंबर होते हैं, -2, -4, -6, ये भी इवन है। और -1, -3, -5, ये भी सारे क्या है, ओड है। तो ये कैसा सेट हो गया फिर बताओ, इनफाइनेट सेट हो गया ना। कैसा सेट हुआ ये, इनफाइनेट सेट। तो इसमें फाइनेट कह रखा है तो ये स्टेटमेंट गलत है। कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, सिर्फ फर्स्ट, ओनली वन, वन ओनली।
इस क्वेश्चन में देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, 4 डिजिट के टोटल कितने नंबर है जिसमें सारे के सारे डिजिट बच्चों क्या हो, ओड हो। तो कई बच्चे इसमें गलती क्या कर दी, उन्होंने जो है ना रिपीटेशन वाले केस इंक्लूड नहीं किए। बच्चों यहाँ पे ये थोड़ी कह रखा है कि रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब आप अपनी नोटबुक में 4 डिजिट के बच्चों सारे नंबर लिख लो। सारे नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1000 से, और कहाँ पे खत्म होंगे, 9999 पे। ये टोटल कितने नंबर होते हैं, 9000 होते हैं ना। इन 9000 में से वो नंबर कितने हैं जिसमें सारे के सारे चारों डिजिट बच्चों ओड हो, बस ये पूछा है, ठीक है। ओड डिजिट कौन कौन से होते हैं बताओ, 1, 3, 5, 7 और 9। तो ये 4 डिजिट का नंबर है। यहाँ पे जो भी डिजिट मिलेगा आपको उसके लिए कितनी चॉइस है बताओ, 5। 500 में से कोई भी लिख दो, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो आंसर कितना आ गया, 25 इंटू 25 बच्चों 625। 625 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे, ये दोनों वैल्यू बच्चों आपको हमेशा मैंने बता रखा है, याद होनी चाहिए। ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बच्चों क्या होता है 0। ये दो प्रॉपर्टी होती है मेन, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख दो बताओ, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दे, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले है ही। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख दो, माइनस ओमेगा, और इसकी पावर 100। ये कितना हो गया, माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर 100, और माइनस के 2 ओमेगा, इसकी पावर 100। अच्छा माइनस की पावर इवन है तो माइनस के साइन का फर्क नहीं पड़ेगा, 2 की पावर 100 और ओमेगा की पावर कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी ना। 2 की पावर 100 और ओमेगा की पावर बच्चों 100। अब 2 की पावर 100 कॉमन ले लो। अब आप मेरे को बताओ, ओमेगा की कितनी भी बड़ी पावर होती है उसको छोटा करने का क्या तरीका होता है, कि पावर को 3 से क्या कर दो, डिवाइड, और जो रिमाइंडर बचे वो लिख दो। 200 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा 2, और 100 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा 1। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बच्चों कितना होता है, -1 होता है ना। यहाँ से आंसर कितना आ गया, -2 की पावर 100, -2 की पावर 100। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों, बहुत बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो ये एनडीए के हिसाब से, क्योंकि इसमें ना ना तो कोई बच्चे समझ पाए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, वो सिर्फ इसलिए नहीं समझ पाया क्योंकि उसने ना मैट्रिक्स चैप्टर को कभी डिटेल के अंदर पढ़ा ही नहीं, कि मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की, वो क्या होती है। मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों क्या होता है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसका। कॉन्सेप्ट ये होता है कि लेट कर लो ए और बी बच्चों दो नॉन जीरो मैट्रिसेस है। कैसी मैट्रिक्स है बच्चों, नॉन जीरो मैट्रिसेस, सच दैट, बस ये लिख लेना अपनी नोटबुक में, सच दैट डिटरमिनेंट ए बी की प्रोडक्ट क्या है बच्चों, जीरो। ए और बी खुद नॉन जीरो है, और ए और बी की मल्टीप्लाई करो तो वो क्या आती है बच्चों, जीरो आती है। देन प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ए डिटरमिनेंट ऑफ ए भी जीरो होना चाहिए, एंड, और मत कह देना बच्चों, और नहीं, दोनों डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी बच्चों दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। समझ गए आप। खुद अगर नॉन जीरो है, उनकी प्रोडक्ट जीरो है, तो ये सिर्फ एक ही केस में बच्चों पॉसिबल हो सकता है, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी दोनों क्या हो, जीरो। प्रूफ बता देता हूँ आपको, है ना, काम आएगा ये प्रूफ, देखना इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। मैं कहता हूँ आपको ये देखना है कि दोनों के दोनों डिटरमिनेंट क्या होने चाहिए, जीरो। आप कहते हो कि सर हम तो ये मानेंगे कि एक डिटरमिनेंट कोई भी नॉन जीरो है, ठीक है। लेट इफ पॉसिबल डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है बच्चों, नॉन जीरो। क्वेश्चन में ए बी क्या दे रखे, जीरो मैट्रिक्स। तो अगर डिटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स का बच्चों नॉन जीरो है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो मैं ए इनवर्स से क्या कर देता हूँ बच्चों, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ए इनवर्स से मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दी। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है, तो आई इंटू पी क्या होता है, पी। तो पी इक्वल टू जीरो। लेकिन बच्चों ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, क्यों, क्योंकि ए और बी तो कैसी मैट्रिक्स थी आपकी, नॉन जीरो। ये तो क्या होगी, एक कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन होने का मतलब बच्चों कि बी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, है ना। यानी कि जो आप मान के चले थे ना ये गलत है। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, फिर तो जीरो होगा। सिमिलरली आप डिटरमिनेंट ऑफ बी को जीरो मान के और बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना। तो इस बात से ये प्रूव हो गया कि ए और बी की प्रोडक्ट अगर बच्चों जीरो है तो दोनों मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को जीरो होना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, खुद मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो। अगर खुद मैट्रिक्स मान लो एक जीरो मैट्रिक्स है, एक मेरे को एक बात बताओ, अगर बी जीरो मैट्रिक्स होगी फिर तो कोई कंडीशन है ही नहीं, फिर तो कुछ भी हो अगर ए और बी में से एक मैट्रिक्स बच्चों जीरो होगी तो ए और बी की प्रोडक्ट तो हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी ना। अब क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस है, कहीं ये नहीं लिख रखा कि ये नॉन जीरो मैट्रिसेस, ध्यान रखना, ठीक है। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस लिख रखा है सेम ऑर्डर की। ए बी कैसी है, एक नल मैट्रिक्स है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहले तो कहता है ए और बी दोनों नल मैट्रिसेस होगी। बच्चों ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि दो जीरो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट ही एक जीरो मैट्रिक्स हो सकती है। तो ये ऑप्शन तो गया, ठीक है। या तो ए या बी एक नल मैट्रिक्स है बच्चों, ये भी नहीं, क्यों, मैं दो ऐसी मैट्रिक्स को एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको। ये लो 0 1 0 0
और बी मैट्रिक्स मान लो आप 0 0 0 1। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करना जरा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे यहाँ लिख दो 1 है ना, यहाँ लिखना, तो क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। देखो ए और बी दोनों में से कोई भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट क्या है उसकी, जीरो। तो ए और बी में से कम एक नल मैट्रिक्स हो, नहीं बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है। अब फोर्थ ऑप्शन पढ़ो, पहले थर्ड से पहले फोर्थ। दोनों की दोनों मैट्रिक्स बच्चों सिंगुलर है। देखो ये ऑप्शन कब ट्रू होता, ये कब ट्रू होता, आपको ना सीखनी है चीजें, ठीक है। ये ऑप्शन ट्रू होता व्हेन, जब हमारे को गिवन होता कि ए और बी दोनों की दोनों मैट्रिक्स क्या है बच्चों, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। अगर ये गिवन होता ना मेरे को, लेकिन यहाँ पे तो कहीं गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन अभी मैं नहीं टिक कर रहा। अब सी ऑप्शन पढ़ो, कहता है बी एक नल मैट्रिक्स होगी अगर ए नॉन सिंगुलर होगी। देखो मैंने ये प्रूव किया ना अभी आपको, अभी क्या प्रूव करके दिखाया मैंने, कि अगर ए नॉन सिंगुलर है, मतलब कि ए का डिटरमिनेंट अगर जीरो नहीं है, तो बी क्या होगी बच्चों, फिर बी की वैल्यू क्या होगी, फिर तो जीरो मैट्रिक्स होगी बी, ठीक है। और ये ऑप्शन अपना क्या है, करेक्ट है। मैंने प्रूव कर दिया कि अगर ए नॉन सिंगुलर है तो उस केस में बच्चों बी को जीरो मैट्रिक्स होना पड़ेगा। समझ आ गई मेरी बात, तो सी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। इस तरह से चीजें आपको बच्चों सीखनी है, तब जाके आप क्वेश्चन, है ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा, तुरंत आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर टिक कर दोगे पेपर में। इस एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बच्चों आपको 35 दे रखा है, पी प्लस क्यू की वैल्यू बतानी है। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर को क्या कर दो, ऐड कर दो। अब आप मेरे को बताओ, ये तो मैंने आपको सिखा नहीं रखा, ये स्पेशल एक्सपेंशन होती है, इसमें एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट, या जैसे एक्स की पावर 10 का ढूंढना है तो क्या होता है एन सी 10, 12 का ढूंढना है तो एन सी 12। इसमें किसका कोफिशिएंट ढूंढना है बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 35, तो क्या होगा बताओ, जितना इंडेक्स है पी प्लस क्यू सी 35, सॉरी एक्स क्यूब का ढूंढना है ना, अपने को क्या ढूंढना है, एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब का ढूंढना है तो कोई बात नहीं, ये कितना हो जाएगा पी प्लस क्यू सी 3। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 35, और ये तो बच्चों आपको नींदों में भी याद होता है कि 7C3 या 7C4 दोनों का आंसर कितना होता है आपका 35 होता है। तो पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ऑप्शन का यूज करके देख लो, 7C3 को सोल्व करोगे तो क्या होता है 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 7 6 5, 4 फैक्टोरियल कट गया, ये 6 से 6 कट गया, आंसर कितना आ गया 35। बट ये तो आपको याद होनी चाहिए कि 7C3 7C4 ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चों 35 होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बिल्कुल डायरेक्ट आपको जो शॉर्ट नोट्स मैंने डाल रखे हैं उसमें डायरेक्ट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि किसी एपी में पी टाइम्स द पीएथ टर्म, मतलब पीएथ टर्म का पी टाइम्स, है ना, पीएथ टर्म का पी टाइम्स और क्यूएथ टर्म का क्यू टाइम्स इक्वल हो, तो पी प्लस क्यूएथ टर्म की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो। ये तो डायरेक्ट शॉर्टकट होता है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं क्या बताता हूँ बिल्कुल बेसिक तरीके से समझना। पी बच्चों क्या है, log x है ना, ln x, तो बेस कितना है e, q ln x का क्यूब x क्यूब है, और r क्या है ln x की पावर 5। तो एक बात बताओ मेरे को, p तो आपको बच्चों log x दे रखा है, q को मैं ऐसे लिखता हूँ 3 पावर आगे ले आऊँ 3 log x, और log x को क्या लिख दूँ बोलो, log x की जगह p लिख दूँ, ठीक है। r क्या है बोलो 5 log x, और log x की जगह क्या लिख दूँ, p लिख दूँ, log x की जगह फिर से मैं क्या लिखता हूँ p। तो अब ये 3 नंबर कौन से बच गए बताओ, p 3p और 5p, ये बन गए ना, ये 3 नंबर बच्चों मेरे पास ऐसे बन गए। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, p q r AP में है, बताना p 3p और 5p AP में है ना, बिल्कुल है। देखो 2p का कॉमन डिफरेंस है, ये तो सही है। p q r कैन नेवर बी इन gp, ये 3 नंबर बच्चों जीपी में कहते हैं नहीं हो सकते। मैं कहता हूँ मैं चेक करना चाहता हूँ एक बार, ठीक है। इफ p 3p एंड 5p आर इन जीपी, वैसे तो मेरे को दिख ही रहा है, p को हटा दो तो 135 कभी जीपी में नहीं हो सकते, ठीक है। इफ दीज आर इन जीपी देन जीपी की कंडीशन क्या होती है कि मिडिल नंबर का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए बाकी दो की प्रोडक्ट के इक्वल, तो 9p स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 5p स्क्वायर, p स्क्वायर से p स्क्वायर कट गया, 9 किसके इक्वल होना चाहिए 5 का, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि बच्चों पॉसिबल कभी भी नहीं है। इसका मतलब ये 3 नंबर कभी जीपी में नहीं हो सकते, मतलब ये भी सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है बताओ, करेक्ट ओनली ये बोथ 1 एंड 2, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है बच्चों, करेक्ट है, कोई भी गलत नहीं है। अब ये क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन बच्चों, आपको जेड डिटरमिनेंट को सोल्व कर लो और फिर उसका क्या निकाल दो, मॉडुलस निकाल दो, बस डिटरमिनेंट को सोल्व करो। ये जेड डिटरमिनेंट के रूप में दे रखा है ना, ठीक है, 1/3 इसको सोल्व कर लो, आयटा इंटू ये कितना आएगा बच्चों 9 आयटा माइनस 2, और ये माइनस 2 आयटा, और ये कितना आ जाएगा अपना 6 आयटा माइनस 6 आ जाएगा क्या, 6 आयटा माइनस में 6 और प्लस 1, और ये कितना आएगा 2 आयटा माइनस 9 आयटा, यानी कि माइनस के 7 आयटा। सिंप्लीफाई कर लो बस इसको,
9 आइटा स्क्वायर यानी -9 -2 आइटा और -12 आइटा स्क्वायर प्लस 12 लिख दूँ क्या इसको, ठीक है। और ये कितना आएगा प्लस में 12 आइटा और प्लस कितना आ गया अपना -7 आइटा आ गया, ठीक है। करो सिंप्लीफाई इसको। आइटा की टर्म देखो, कॉन्स्टेंट टर्म देखना कितनी आ गई 3 और 7, 12 में से 7 गए 5, 5 में से 2 गए 3, 3 आइटा, 3 से डिवाइड कर दो क्या बच गया 1 प्लस में आइटा। जेड बच्चों सोल्व करके ये आ गया। जेड का आपको मोड निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 2 √2 इस क्वेश्चन का क्या है अपना आंसर आ जाएगा मोड जेड। ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी बच्चों, कितनी बार हम सिखाते हैं क्लास के अंदर कि जो पावर छोटी हो, सबसे छोटी पावर हो, वो क्या ले लिया करो पहले कॉमन ले लिया करो। आइटा की पावर n-1 सबसे छोटी कौन है, n-1 पावर है ना, तो आइटा की पावर n-1 कॉमन ले लो, ठीक है। सिग्मा बाद में लगा देंगे, पहले इस अंदर वाले फंक्शन को सोल्व करता हूँ मैं। ये कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, ये उससे एक बड़ी पावर है तो आइटा बचेगा, ये 2 पावर बड़ी है तो आइटा स्क्वायर बचेगा। अब आप मेरे को बताओ आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, -1 से +1 कट जाएगा तो आइटा की पावर n-1 इंटू क्या बच गया आइटा। ये तो दोनों बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, आइटा की पावर क्या बच गई n। अब आपको पता है आइटा की पावर n और n 1 से लेके 20 लिखोगे, आइटा आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब अप टू बच्चों आइटा की पावर 20। मैंने ये बता रखा है ना, आइटा की 4 कंजुगेटिव पावर को जोड़ने से आंसर क्या आता है 0 आता है। तो 1 से लेके 4 तक जोड़ोगे है ना, फिर 5 से लेके 8 तक जोड़ोगे, ऐसे जोड़ोगे, सबका आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो 0 इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों करेक्ट आंसर है। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है कि एक्स वाई जेड तीनों के तीनों बच्चों क्या है ग्रेटर देन 1 है, जीपी में है। ये तीनों नंबर क्या है बच्चों जीपी में है। तो और यहाँ पे क्या आ रखा है देखो log x log y log z। अगर बच्चों एक्स वाई जेड जीपी में है तो बताओ वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जेड एक्स। दोनों तरफ लोग ले लो है ना, दोनों तरफ लोग लोगे, ये तो प्रॉपर्टी होती है कि एक्स वाई जेड बच्चों अगर जीपी में है तो log x log y log z किस में होते हैं एपी में। लेकिन मैं बता रहा हूँ क्यों होते हैं कैसे होते हैं, ये देख लो। ये log z प्लस log x हो गया। अच्छा अब तो आपको यकीन हो गया कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या कि log x log y और log z बच्चों किस में है एपी में। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए बच्चों कि एक्स वाई जेड अगर जीपी में है उनके आगे लोग लगा दो तो वो क्या बन जाएंगे एपी में बन जाएंगे। और अपने को यही कुछ पूछ रखा है, ठीक है। अब आप बताओ, आप कुछ भी मान लो इसको, लोग एक्स लोग वाई लोग जेड को कुछ भी मान लो एपी में, बताओ 1 2 3 मान लो 1 2 3, तो फिर ये क्या हो गया बताओ 1/1 प्लस लोग एक्स को 1 लोग वाई को 2 और लोग जेड को 3। अब आप बताना 1/2 1/3 1/4 ये किस सीरीज में होते हैं बता दो आप मेरे को। 2 3 4 किस में होते हैं 2 3 4 तो बच्चों एपी में होते हैं, तो इनका रेसिप्रोकल कर दोगे 1/2 1/3 और 1/4 ये किस में हो जाएंगे एचपी में हो जाएंगे। तो ये 3 नंबर किस में आ गए एचपी में आ गए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो। इसमें ओमेगा ओमेगा के बारे में बच्चों आप सब जानते हो, ये ओमेगा की वैल्यू होती है। ओमेगा क्या होता है -1 प्लस √3 आइटा बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस √3 आइटा बाई 2 ये होते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट की बच्चों वैल्यू बतानी है, तो बताओ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख दो माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको माइनस ओमेगा और इसको बच्चों -1, ठीक है, ताकि क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाए। अच्छा ओमेगा का रेसिप्रोकल क्या होता है ओमेगा स्क्वायर होता है ना, क्यों होता है क्योंकि 1/ओमेगा 1 को ओमेगा क्यूब लिख दो। ओमेगा का रेसिप्रोकल क्या होता है ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है ओमेगा। बस इसको थोड़ा क्या कर दो सिंप्लीफाई कर दो, माइनस ओमेगा स्क्वायर ये क्या हो गया बच्चों ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब कितना होता है 1 होता है, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 ओमेगा लिख दूं -1 और ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब यानी कि 1 हो गया। क्या आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा -1 और प्लस में ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा और +1 कॉमन ले लो 1 माइनस ओमेगा कर दो, ठीक है एक ही बात है। यहाँ से भी ऐसा करो माइनस कॉमन ले लो, मैं थोड़ा कैलकुलेशन को छोटा बनाना चाहता हूँ, मेरे को ना सब जगह 1 माइनस ओमेगा दिखाई दे रहा है। 1 माइनस ओमेगा कॉमन ले लो, क्या बच गया यहाँ से ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा और यहाँ से 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बच्चों 0 होता है ना। तो डायरेक्ट आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का 0, 0 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये देखो बच्चों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि आपको किसी भी सीरीज का है ना एन टर्म का सम दे रखा हो और टीएन निकालनी हो, तो टीएन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है एसएन में से Sn-1 घटा दो, एसएन में से Sn-1 घटा दो। जैसे मान लो 4 टर्म का सम है बच्चों क्या T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस में T4, और आपको 3 टर्म का सम निकालना है। क्या निकालना है 3 टर्म का सम, या फिर आपको 4th टर्म निकालनी है। एक बात बताओ
फोर्थ टर्म अगर आप निकालोगे T4 की बात कर रहा हूं मैं, फोर्थ टर्म बच्चों, तो आप कहोगे सर कि 4 टर्म के सम में से 3 टर्म का सम माइनस कर दो, क्योंकि इन चारों टर्म में से सम में से ये टर्म हटा दोगे तो फोर्थ टर्म ही तो बच जाएगी ना, ठीक है। तो अगर आपको Sn निकालना हो, Tn निकालना हो, तो Sn में से बच्चों उससे एक कम टर्म के सम को क्या कर दो, हटा दो। तो आपको Sn दे रखा है, ये किसी भी सीक्वेंस के लिए वैलिड है बच्चों, चाहे वो AP हो, GP हो, HP हो, कुछ भी हो, ठीक है, चाहे कुछ भी ना हो, हर एक सीक्वेंस के लिए बच्चों ये फॉर्मूला जो है ना वैलिड है। ये Sn क्या दे रखी है अपने को बताओ, 2n² प्लस में n, तो मेरे को Tn निकालनी है। Tn क्या होगी बताओ, Sn-1। तो बस Sn तो दे रखा है अपने को, Sn कितना है, 2n² प्लस में n, इसमें से Sn-1 घटा दो। Sn-1 होगा क्या, n की जगह क्या लिख दो, बस n-1 लिख दो, सॉल्व कर लो बस इसको। -2 इंटू, है ना, इसका स्क्वायर खोल दो, a² प्लस b² माइनस के 2n, और ये माइनस का साइन है तो ये चेंज हो जाएगा, क्या माइनस n हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 1। तो 2n² प्लस n माइनस 2n² माइनस 2 प्लस 4n माइनस n और प्लस में 1। देखो बच्चों क्या क्या कट गए वो काट दो, 2n² से 2n² कट गया, 4n में से n और प्लस n, 4n बच गया, और 1 में से 2 गया -1, 1 में से 2 गया -1, आंसर क्या आ गया अपना 4n-1, ठीक है। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो ये बच्चों आपको पता है ना कि अगर कोई भी Sn क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो तो वो सीरीज जो होती है वो क्या होती है, AP होती है। तो इसमें एक बार n को 1 पुट करके देखना, n को क्या पुट कर लो 1, n को 2 पुट करना, n को 2 पुट करोगे तो बच्चों कितना आएगा 8 + 2 10। अब S1 का मतलब एक टर्म का सम, तो वो एक ही टर्म है। S2 का मतलब क्या बच्चों, दो टर्म का सम, यानी कि T1 प्लस में T2। तो T1 तो क्या आ गई 3, T2 क्या आएगी फिर बताओ, 10 में से 3 घटा दो 7, अगर T1 आ गई T2 आ गई तो D आ जाएगा ना, D कितना आ गया 4, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है AP में, A + n-1 इंटू D, यानी कि 3 + n-1 इंटू D, तो 3 + 4n-4, तब यहाँ से भी आंसर कितना आएगा देखो 4n-1 ही आएगा, ठीक है। कैसे भी कर लो, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की बच्चों। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये कहता है इंडिया लेटर के, इंडिया वर्ड के सारे लेटर को परम्यूट किया हमने, है ना, मतलब आगे पीछे अरेंज करके लिखा, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, वोवल्स शुड ऑक्यूपाई ओड पोजीशन, वोवल बच्चों ओड पोजीशन पे आने चाहिए। ये टोटल 5 लेटर है अपने पास, ठीक है। इनमें वोवल कौन है, आई और ए, बाकी दोनों क्या रह गए कॉन्सोनेंट। जब भी इवन ओड का क्वेश्चन बच्चों आए पेपर में, आप नंबरिंग कर लिया करो, ठीक है। अब ओड पोजीशन पे, इन 3 पोजीशन पे कौन आएंगे बताओ, आई और ए, 3 चेयर, उस पे 3 बच्चों को अरेंज करना है, कितने फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, लेकिन उनमें से 2 क्या है सेम है 2 फैक्टोरियल। अच्छा बाकी 2 जगह बच गई, इन 2 जगह पे कौन आएंगे एन और टी, 2 जगह पे 2 बच्चे, कितने 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया 6 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये देखो बच्चों, इक्वेशन वर्ड है, उसके सारे लेटर्स को अरेंज करना है सच दैट वोवल्स एज वेल एज कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, मतलब जिसमें सारे के सारे वोवल और सारे के सारे कॉन्सोनेंट बच्चों इकट्ठे आए। तो बताओ इसमें वोवल कौन कौन से होते हैं, 500 ही वोवल होते हैं इक्वेशन में, A E I O U, ये भी इकट्ठे आए और कॉन्सोनेंट भी क्या आने चाहिए बच्चों, इकट्ठे। तो मैंने क्या बता रखा है, जो इकट्ठे आना चाहते हो उनको एक मान लो, है ना, इनको भी एक मानो और इनको भी एक मानो, एक और एक दो, दो चीजें आपस में बच्चों कितने वेज में रेंज हो सकती है 2 फैक्टोरियल में, लेकिन ये 3 तो आपस में बदल सकते हैं ना अपनी जगह, ये क्यू एन टी, क्यू की जगह टी, टी की जगह एन आ सकते हैं ना, और ये 5 आपस में कितने वेज में चेंज हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल। तो 2 इंटू 6 इंटू 120, यानी कि 12 इंटू 120, 12 12 जा होता है 144 इंटू 0 लगा दो बस, एक आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ये देखो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, n इस इक्वेशन का रूट है और m इस इक्वेशन का रूट है, तो p + m + n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अगर रूट होता है तो बताओ n इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की जगह n पुट कर दूं, एक इक्वेशन आ गई। m अगर बच्चों इस इक्वेशन का रूट है तो x की जगह m पुट कर दूं, m² प्लस में pm प्लस n इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दो बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर दो, चाहे 2 में से 1 घटा दो चाहे 1 में से 2 घटा दो, ठीक है करना। m² माइनस n² आ गया, प्लस इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, p कॉमन ले लो, m माइनस n आ गया, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो n माइनस m आ गया, बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। इसको क्या लिख दो m माइनस n इंटू m प्लस n, इसको लिख दो m माइनस n, और यहाँ से माइनस कॉमन लेके m माइनस n कर दो, ठीक है। अब m माइनस n कॉमन ले लो तीनों टर्म में से, क्या बच गया m प्लस
n प्लस p माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर की प्रोडक्ट जीरो कब होती है? या तो ये जीरो या ये जीरो। ये जीरो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि बच्चों m और n इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब m प्लस n प्लस p माइनस 1 को जीरो होना पड़ेगा। तो m प्लस n प्लस p की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1। 1 इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। ये देखो, ये तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है बच्चों कॉम्बिनेशन का, कि n माइनस 2 कोर्स आपको चूज करने हैं n में से, और 2 कोर्स कंपलसरी है। तो यानी कि आप कॉलेज में गए, आपके पास टोटल कोर्सेज कितने अवेलेबल है वहां पे बच्चों? n। आपको चूज कितने करने हैं? n माइनस 2। लेकिन उनमें से 2 कोर्स कंपलसरी है, तो कहने का मतलब आपके जो n कोर्स है ना, रिमेनिंग कोर्स कितने रह गए बताओ? रिमेनिंग अवेलेबल कोर्सेज, कॉलेज में n कोर्स है, लेकिन n में से 2 तो बच्चों कंपलसरी है, तो आपके लिए अवेलेबल कितने हैं? आप ये मानो n माइनस 2, ठीक है। चूज कितने करने हैं आपको? अब आपको पहले n माइनस 2 करने थे, 2 तो कंपलसरी है, 2 तो आपके ऊपर थोप दिए गए भाई, हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो बाकी n माइनस 4 आपको और सिलेक्ट करने हैं ना। n माइनस 4 तो बता दो, बचे हुए n माइनस 2 कोर्सेज में से आपको n माइनस 4 सिलेक्ट करने हैं, तो चॉइस कितनी होती है? यही तो होती है। क्या हो गया फिर? n माइनस 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 4 का फैक्टोरियल, और इसमें से ये घटाओगे कितना आएगा? 2। n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 का फैक्टोरियल, ये कट गया, और 2 ये बच गया, बस n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। ऑप्शन नंबर डी आ गया। ऐसे नहीं समझ आता तो आप एग्जाम्पल ले लो ना। जैसे कॉलेज में 10 कोर्स होते हैं, मैंने अपनी शीट में ये क्वेश्चन डाल रखा है ना। 10 कोर्स होते हैं, उसमें से अपने को 5 सेलेक्ट करने हैं बच्चों। 5 क्या करने हैं? सिलेक्ट। 2 कंपलसरी है, 2 क्या है? कंपलसरी है। तो आप कहते हो सर कि अगर ऐसा है ना, फिर 10 कोर्स है ना, उसमें से 2 तो कंपलसरी है, बाकी बच गए 8। 8 में से मेरे को कितने सिलेक्ट करने हैं? 5 करने थे, लेकिन 2 तो मेरे ऊपर थोप दिए जाएंगे कॉलेज में जाते ही, तो बाकी कितने रह गए? 3। 8C3 इस क्वेश्चन का आंसर होता है। वही सेम कहानी बच्चों यहाँ पे है, बस यहाँ पे नंबर की बजाय क्या यूज किया हुआ है? वेरिएबल यूज किया हुआ है, और कोई फर्क नहीं है इसमें। ये देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। dn आपको दे रखा है और इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका क्या मतलब है बताओ? आंसर क्या है? d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस में d4। अब एक बच्चा तो क्या करेगा, पहले n को 1 पुट करेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 4 बार वो डिटरमिनेंट निकालेगा, फिर उसको ऐड करेगा। मैं कहता हूँ आप dn को एक इजी लैंग्वेज में निकाल लो ना। ये तो डिटरमिनेंट की फॉर्म में दे रखा है, आप इसको dn को एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में निकाल लो, इस डिटरमिनेंट को सोल्व करके। देखो सोल्व करना ये नहीं है कि डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर दो, नहीं। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम से n कॉमन आ रहा है, सेकंड से 20 कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन ले लो है ना। यहाँ से 10 कॉमन आ रहा है, छोटा हो जाएगा फिर क्वेश्चन, ठीक है। क्या बच गया? 1 n n स्क्वायर, और यहाँ से बच्चों 1 2 3, और यहाँ से 3 5 और 7। अब इसको एक्सपेंड कर दो बस, बाहर कितना आ गया? 200n आ गया। यहाँ क्या बच गया बच्चों? 1 इंटू 7 माइनस 14 माइनस 15 यानी कि -1, और ये कितना आएगा? 7n माइनस में 5n स्क्वायर, और ये कितना आ गया? प्लस में 3, और 3n माइनस में 2n स्क्वायर है ना, 3n माइनस के 2n स्क्वायर। बस कर लो सिंप्लीफाई इसको। क्या है इसमें? ये तो आ गया -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस, ये माइनस के 7n, और माइनस कितना होगा बच्चों? 6n स्क्वायर, और ये कितना होगा अपना? प्लस के 9n। तो ये सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका? -n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। माइनस बाहर कॉमन ले लो। अच्छा ये n भी है ना, माइनस बाहर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बच गया? देखो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, और ये तो एक अच्छी एक्सप्रेशन बन गई। ये क्या होता है? n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो dn की वैल्यू मैंने बच्चों सिंप्लीफाई करके ये निकाल दी। अब आप मेरे को बताओ, क्या आप d1 d2 d3 d4 को निकाल के नहीं ऐड कर सकते? भाई आंसर क्या है अपना? d1। d1 निकालोगे तो n की जगह क्या पुट करो? 1, तो -200 इंटू 1, और 1 पुट करोगे तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। फिर अच्छा बीच में माइनस का साइन लगाता रहूँ क्या? क्यों? क्योंकि -200n तो बाहर बैठा है ना। 2 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा? ऐसा 2 माइनस 1 1 का होल स्क्वायर, फिर 3 पुट करूंगा तो बच्चों 600 हो जाएगा, और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2। 4 पुट करूंगा 800, और 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर कितना? 9। बस इसको सोल्व कर लो। माइनस के 400, माइनस के 2400, और माइनस के 7200, तो कितना आ गई? माइनस के 10,000। ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, -10,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये बच्चों बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया। पी और क्यू दो मैट्रिक्स आपको दे रखी है, 3 ऑप्शन आपको दे रखे, 3 स्टेटमेंट। पी क्यू एक नल मैट्रिक्स है, बताओ क्या बिना पी और क्यू की प्रोडक्ट किए बिना बता सकते हो कि नल मैट्रिक्स होगी कि नहीं होगी? नहीं बता सकते ना, तो आप प्रोडक्ट कर लेना, ठीक है। प्रोडक्ट करोगे बच्चों, सारे एलिमेंट क्या आएंगे? इसके 0 आएंगे। करके देख लेना, कोई मुश्किल तो है नहीं। तो ये ऑप्शन क्या है? सही है। फिर
पी क्यू और क्यू पी, अब पी क्यू करोगे ना और क्यू पी करोगे तब भी क्या आएगी बच्चों, ये नल मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। दोनों के दोनों क्या आएगी, नल। तो ये भी ठीक है, पी क्यू और क्यू पी दोनों बराबर है। सेकंड देखो, क्यू पी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि तो एक नल मैट्रिक्स आएगी, तो ये कैसा है, इनकरेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट बच्चों करेक्ट है, करेक्ट ध्यान देना है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बताओ, फर्स्ट और थर्ड, 1 एंड 3, 1 एंड 3 बच्चों क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, बीच वाली स्टेटमेंट गलत है। ये देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बच्चों, पी एक्सक्यूज मीट्रिक मैट्रिक्स है, थर्ड ऑर्डर की है ना, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा आपको पता है ना, डिटरमिनेंट ऑफ एनी स्क्यूज मीट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर है ना, ओड ऑर्डर होना चाहिए, मतलब 2 4 ऐसे नहीं, 3 5 1 ऐसे, ऑफ ओड ऑर्डर, वो हमेशा क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। तो जीरो इस क्वेश्चन का आंसर है। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स स्क्यूज मैट्रिक लिख देता हूँ मैं, ठीक है, उसके डायगोनल एलिमेंट तो क्या होते हैं, जीरो। यहाँ 1 है तो यहाँ -1, यहाँ 5 है तो यहाँ -5, यहाँ 7 है तो यहाँ -7, ये क्या है, स्क्यूज मैट्रिक है ना, ये बच्चों स्क्यूज मैट्रिक मैट्रिक्स है। आप इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखना, हमेशा क्या आएगा, जीरो। कोई भी ओड ऑर्डर की स्क्यूज मैट्रिक मैट्रिक्स बच्चों ले लो, उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, जीरो। ये तो बिल्कुल मैट्रिक्स की जब पढ़ाया जाता है चैप्टर, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी में लिखवाया जाता है, ठीक है। तो ये बच्चों पहले 20 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है ना 21 से 40 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।